स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा की NCERT बायोलॉजी और उसका पहला यूनिट, वैसे 11th-12th मिला के ये 6th यूनिट है और क्लास 12th के लिहाज से ये यूनिट फर्स्ट है और इसका लास्ट चैप्टर 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इस वीडियो को हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकता है कि ये चैप्टर अधिक अंकों का नहीं हो, फिर भी इसमें से प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पुटअप होते हैं। इसलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। इसलिए आज आपको पूरे चैप्टर का ही हम लोग स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 5 इसमें टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला आएगा प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़, कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और रणनीतियाँ, कि जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैसे उत्पन्न की जाए। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, कि जनसंख्या विस्फोट और जन्म का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में, कि यौन संचरित रोगों के बारे में। और लास्ट में इनफर्टिलिटी मतलब बहुत सारी दंपत्ति ऐसे हैं जो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं लेकिन फिर भी किसी कारण से उनमें जनन अक्षमता कह सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग देखेंगे कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कौन कौन सी कार्यनीतियाँ। बहुत सारे एब्रीविएशन आएंगे, फुल फॉर्म, जैसे MTP इसको बोलते हैं, इसको STD, आजकल STI भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, संक्रमण, बीमारियों की जगह ज़्यादातर आजकल संक्रमण शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एब्रीविएशन भी अपने को याद रखना है। फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम क्या होगा। तो चलते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जनन स्वास्थ्य है क्या। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा समझाने का काम WHO ने किया। WHO ने ये यहाँ पे परिभाषा दी है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जनन स्वास्थ्य का अभिप्राय है कि जनन के सभी जो पहलू है उनमें पूर्ण रूप से सही होना। जनन के समस्त पहलू पूर्ण रूप से सही होना। कौन कौन से? दैट इज़ फिजिकल, शारीरिक रूप से, इमोशनल, व्यवहारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ठीक है, इन सभी रूपों से कोई व्यक्ति जननिक स्वास्थ्य उसका कब माना जाएगा? जब वह शारीरिक, भावात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से यदि उसके जनन से संबंधित सभी पहलू सही है। शारीरिक में उसके जननांगों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई रोग नहीं है, सही प्रकार से कार्यशील है। इमोशनल या भावात्मक रूप से का अभिप्राय हो गया कि उस और व्यवहारात्मक, ये दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं, कि वो लैंगिक व्यवहार जो है वो हर अपने साथी, अपने दूसरे लोगों के प्रति उसका व्यवहार किस प्रकार से है, और सामाजिक रूप से भी ये है। हम लोग देखते हैं आजकल कई ऐसी घटनाएं घटित होती है समाज में कि छोटी बच्चियों के साथ में भी दुष्कर्म किया जाता है। तो ये ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से ऐसा दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं माने जा सकते। मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की दृष्टि से भी वो अस्वस्थ हैं, ऐसा माना जाएगा उनको, विक्षिप्त। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। जननिक रूप से स्वस्थ ऐसे व्यक्तियों को माना जाएगा, ऐसे समाज को माना जाएगा जिसके लोग शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से जिनके जननांग सही हैं,
उनका भावात्मक और व्यवहारिक रूप से सामान्य है, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। अब चलते हैं इसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में समस्याएं क्या हैं और रणनीति क्या है। समस्याएं मुख्य रूप से तो यह है कि जनन संबंधित चर्चाओं, जनांगों से संबंधित चर्चाओं, इससे संबंधित पहलुओं पर आपस में बातचीत करने में झिझक रहती है लोगों में, विशेषकर जो किशोर वह है, टीनेजर्स जो होते हैं 13 से लेकर 19 जिनको बोलते हैं, इनमें इस दौरान ही प्यूबर्टी प्राप्त होती है और इसी दौरान उनके शरीर में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के कारण से उनके जनांगों में, उनके जननिक व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो इस संबंध में वो चर्चा किससे करें, किनसे सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, ताकि वो किसी गलत या आधी अधूरी जानकारी प्राप्त न करें। तो ऐसी चीज़ों का अपने देश में, विशेषकर अपने समाज में आपस में चर्चा करना, इसमें शर्म महसूस की जाती है। यदि किसी के जनांगों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, तो भी वो बताने में झिझक रखता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को बताने में भी झिझक रखते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं कि किस प्रकार से इन पर जागरूकता फैलाई जाए। तो इनको जागरूक करने के लिए जो किशोर वह लोग हैं विशेषकर उनमें, क्योंकि वही आगे वैवाहिक जीवन में जाते हैं, और नवविवाहित विशेषकर है तो उनमें बच्चों में किस प्रकार अंतर रखना है, किस प्रकार जनन स्वास्थ्य बनाए रखना है, किस प्रकार स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, ये सी काफ़ी चीज़ें, प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, इनके प्रति शिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने शुरू में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और जिनको सामान्य तौर पर जिनको ऐसे कार्यक्रमों को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रम ये शुरू किए गए थे। 1951 से शुरू कर दिए थे भारत सरकार ने, और इनमें धीरे धीरे इनमें परिवर्तन भी, संशोधन भी किए जाते रहे हैं। आजकल जो संशोधित और बेहतर जो प्रोग्राम हैं, जो कि ज़्यादा लोगों में लोगों की पहुंच तक सम्मिलित होते हैं, उनको एक नाम है जिसके अंतर्गत रखा जाता है वर्तमान में जो फैमिली प्लानिंग वाला जो था परिवार नियोजन कार्यक्रम, उसके स्थान पर नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, कि जननिक और शिशु स्वास्थ्य केयर मतलब देखभाल कार्यक्रम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सब आता है। ये कार्यक्रम में क्या करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में मध्य जागरूकता उत्पन्न करते हैं, उनके विभिन्न रिप्रोडक्शन रिलेटेड, जनन संबंधित पहलुओं से संबंधित और सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, और एक बेहतर जननिक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सुविधाएं व सहारा, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम का क्रियान्वयन कैसे करते हैं, मुख्य रूप से ऑडियो विजुअल एड्स यानी टीवी पर, प्रिंट मीडिया, टीवी पर प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्र वगैरह में, सरकारी व गैर सरकारी जो संगठन हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन वगैरह प्रसारित किए जाते हैं, ताकि इस संबंध में लोगों में जागरूकता हो। पहले की तुलना में लोग इसके संबंध में ज़्यादा अधिक जागरूक हुए हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, कि ये इन सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में माता पिता, अन्य जो निकट संबंधी है, शिक्षक है और मित्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस जानकारी को युवाओं तक पहुंचाने में, ठीक है। तो तभी आपके चैप्टर जोड़ा गया है। आप जिस आयु वर्ग में वो टीनेजर्स में आते हैं, और इस संबंध में ये जितने भी शारीरिक वगैरह परिवर्तन है इस एज में ही होते हैं। इस एज में गलत जानकारी के कारण से कुछ मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, उसको दूर करने के लिए ये सब कार्यनीतियाँ बनाई गई।
Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young, कि युवाओं को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए यौन शिक्षा विद्यालयों में प्रारंभ की जा सकती है, की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को, युवा जो है, उनको सही जानकारी मिल सके. As to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects, ताकि उनमें कुछ भ्रांतियाँ नहीं बन जाए और गलत कॉन्सेप्ट नहीं स्थापित हो जाए इन पहलुओं के संबंध में. ठीक है. प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एल्डोलेंस, एल्डोलेंस मतलब किशोर अवस्था जिसमें आप आते हैं, एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD जिनको बोलते हैं, यौन संचरित रोग, ऐसे रोग जो यौन संपर्क के कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जिसमें एड्स भी ये एक STD है, एटसेट्रा, वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एल्डोसेंट एज, विशेषकर ऐसे लोग जो कि किशोर व आयु में हैं, जिसमें आप आते हैं, ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ. ये सब कार्य इसमें किए जा रहे हैं. विशेषकर जो शादी की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें भी जागरूकता फैलाई जाती है. कुछ स्थान ऐसे भी है भारत में भी आजकल जिसमें पहले काउंसलिंग की जाती है, जो भावी दंपति है उनमें काउंसलिंग करके डॉक्टर भी उनको सब जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं. आगे बढ़ते हैं. ऊपर से देखते हैं, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. अब ये सब चीज़ करने के लिए, इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए और उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या क्या एक समस्या है कि बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की आवश्यकता है. आधारभूत ढांचागत सुविधाएं बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए. इस चीज़ को लोगों को पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है और साथ में अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problem. ये देखो क्या क्या समस्याएं, रिप्रोडक्शन संबंधित समस्याएं क्या है. प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी. भारत में बहुत सारी माताएं बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि सही प्रकार से प्रसव उनका हो नहीं पाता है या घरों में ही लोग प्रसव करवाते हैं उसके कारण से. STDs, यौन संचरित रोग, अबॉर्शन जिसको हम लोग कहते हैं MTP के नाम से आगे देखेंगे, कि गर्भपात होना, गर्भ शिशु है वो किसी कारण से वो जन्म से पहले ही वो नष्ट हो जाए उसका. कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब बच्चों में गर्भ निरोधक साधनों के संबंध में. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे संबंधित प्रॉब्लम. इनफर्टिलिटी, बंध्यता, बंध्यकरण यानी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, किसी कारण से संतान उत्पन्न करना चाहते हैं दंपति लेकिन किसी कारण से उनमें कुछ जनांगों में किसी प्रकार की समस्या के कारण से यदि संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये सब कुछ रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. ठीक है. तो बेहतर तकनीकों, बेहतर रणनीतियों के द्वारा इनमें बहुत अधिक बेहतर तरीके से इसमें लोगों को असिस्ट किया जा सकता है, उनको उनकी सहायता की जा सकती है. अब इस चैप्टर में 2-4 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, कम्पिटिटिव तो है, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो अपने विशेष ध्यान रखना है. उनमें से एक है एमनियोसेंटेंसिस. एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोटिक फ्लूइड, आपको जब हमने ये तीसरा चैप्टर के वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि जो गर्भस्थ शिशु है वो एक बंद थैले जैसी संरचना में है, तरल से भरे हुए, और एम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से प्लासेंटा से लटका हुआ रहता है उस तरल से भरी गुहा में. ठीक है. उस गुहा में जो तरल भरा रहता है उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड
इस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन की सहायता से थोड़ी मात्रा में बाहर निकाल कर उसका विश्लेषण करके उस गर्भस्थ शिशु में कोई आनुवंशिक बीमारी है या उसका डेवलपमेंट कैसा है उस भ्रूण का, ऐसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, परंतु इसका दुरुपयोग गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण में भी किया जाता था पहले। तो आजकल इस प्रोसेस को, इस एमनियोसेंटेंसिस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि आधुनिक साधन भी आ गए हैं। जो काम इससे होता था वो सोनोग्राफी से भी होता है। सोनोग्राफी से भी बच्चे की स्थिति कैसी है, उनमें क्या, हालांकि आनुवंशिक विकार का पता नहीं चलता, लेकिन गर्भस्थ शिशु के डेवलपमेंट कैसा है इसकी जानकारी हो जाती है, यहाँ तक कि लिंग का भी ज्ञात हो जाता है। तभी कोई भी सोनोग्राफी सेंटर आपने कभी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है, ऐसे बताया रहता है, उसमें घोषणा करते हैं। और यदि किसी सोनोग्राफी सेंटर में ऐसा कृत्य होता है तो उस पर प्रतिबंध लगता है, जुर्माना लगता है। जो जांच करता है डॉक्टर वो, और जो जांच करवाते हैं, उन दोनों को सज़ा मिलती है। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेंसिस आजकल प्रतिबंधित है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेंसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स कि एमनियोसेंटेंसिस का में वैधानिक रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है, वैधानिक रूप से बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि किसके कारण? सेक्स डिटर्मिनेशन की लिंग निर्धारण कर लिया जाता है, और लिंग निर्धारण के कारण से बहुत ज़्यादा संख्या में गर्भस्थ बालिका जो है उसको मार दिया जाता है। फीटिसाइड्स, फीटस मतलब गर्भस्थ शिशु के लिए फीटस बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु के लिए हम लोग फीटस शब्द लेते हैं। साइड्स जहाँ पे भी आए लास्ट में वो हत्या से संबंधित है, मारने से संबंधित। जैसे पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स यानी पीड़क, साइड्स मतलब नष्ट कर देना, मारना उनको, तो पीड़कनाशी हिंदी में। खरपतवारनाशी, वीडीसाइड्स, खरपतवारों को नष्ट करने वाला, ठीक है, मार देना। सुइसाइड, आत्महत्या, उसमें भी साइड आता है ना। तो इन सब में जिनमें साइड शब्द आ रहा है उसका मतलब हत्या, नष्ट करना वो, और ये अलग अलग, तो इसलिए इसका कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया है? मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बहुत बड़ी संख्या में, और भारत में आजकल निःशुल्क टीकाकरण होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, जो निश्चित क्रम में जो टीके लगाए जाते हैं, वो सब कार्यक्रम इन्हीं के अंतर्गत, जो हमने शुरू में RH पढ़ा था उसमें अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये एमनियोसेंटेंसिस में होता क्या था, जो अभी मैंने बताया था उसका बताया गया है। इन एमनियोसेंटेंसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज कि एमनियोसेंटेंसिस तकनीक में क्या किया जाता था कि उस गर्भस्थ शिशु के चारों ओर जो तरल भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी थोड़ी सी मात्रा निकाली जाती थी। किस चीज़ के लिए? विश्लेषण करने के लिए द फीटल सेल्स, कि उस गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं का, एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और उसमें घुलित अवयवों का। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि इस प्रोसीजर एमनियोसेंटेंसिस जो आजकल प्रतिबंध है, कोई नहीं करता इसको, इसका किस चीज़ में काम में लिया जाता था कि आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, इसके बारे में, और साथ में ये भी पता लगाने के लिए कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी उत्तरजीविता की संभावना कितनी है। ये सब करने के लिए तकनीक का इजाद किया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग किस में होता था? गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण करने में। और जब पता चल जाता है कि गर्भस्थ शिशु, लिंग निर्धारण कौन करवाता है, कौन पूछता है डॉक्टर को जाकर कि जो उस माता के शरीर में जो भ्रूण फल रहा है वो बालक है, बालिका है, ये जांच कौन करवाता है? जिसको लड़की की ज़रूरत नहीं है वही जांच करवाते हैं। जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बेटे हो या बेटी हो, दोनों एक ही बात है, बराबर है, वो तो जांच करवाते नहीं है ऐसी। और जिनको ऐसा फ़र्क पड़ता है, जो ये चाहते हैं कि लड़की नहीं हो लड़का ही हो, वही जांच करवाते हैं, है ना। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि यदि लड़की गर्भस्थ शिशु है तो उसको नष्ट किया जाए। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड
एरियाज़। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चलते हैं, अलग अलग रिसर्च चल रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये नीट में भी आया हुआ है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया, एक सहेली नाम का एक है गोली है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक यानी बच्चों में अंतर रखने के लिए जो विभिन्न साधन उत्पन्न किए जाते हैं, काम में लिए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। उनमें से एक ये गोली के रूप में ली जाती है सहेली। इसका विकास भारत में किया गया और इसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है और इसका विकास किया CDRI द्वारा। CDRI लखनऊ में, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इन्होंने विकसित किया सहेली। सहेली नाम की गोली जो सप्ताह में एक बार दी जाती है, ली जा सकती है। ज़्यादातर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो लगातार 21 दिनों तक लेनी पड़ती है, लेकिन इसको एक सप्ताह में एक बार ही ली जाती है। ये नई गोली का आविष्कार या विकास भारत में CDRI लखनऊ द्वारा किया गया। इस CDRI का नाम नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हम लोग। इसका आगे और आएगा वर्णन। आगे हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या को स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन मतलब स्टेबल कर देना, स्थिर कर देना, और जन्म में नियंत्रण। तो जैसे आप सभी को पता है कि भारत आज इसमें जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। अभी भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हर साल भारत में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में हर साल पैदा होती है। यदि यही दर बनी रही तो कुछ ही वर्षों में भारत चीन को पछाड़कर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र हो जाएगा। ये स्थिति जब है जब भारत के करोड़ों लोग भारत से बाहर रहते हैं, उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं, भारत में रहने वाले की गिनती हो रही है। भारत में इतना बड़ा भूभाग नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां है। चीन विश्व में बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा भारत से क्षेत्रफल उसका, लेकिन उसकी जनसंख्या इतनी सी है कि हर साल भारत में उतने लोग पैदा हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा ज़मीन है ऑस्ट्रेलिया में, लोग कम है, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हो गई भारत की तुलना में, है ना। तो संसाधन धीरे धीरे सीमित होंगे, जगह सीमित होंगे। आप लोग देखते हैं खेत धीरे धीरे छोटे पड़ रहे हैं, घर में जगह धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है। फिर नया घर बनाओ तो नया घर कहीं बनाएंगे तो ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ से होगी? जो खेत की ज़मीन है उसमें होगा। खेत की ज़मीन में मकान बना दिया तो अनाज कहाँ होगा? फिर अनाज के लिए कहीं दूसरी जगह। तो इस प्रकार जितने ही संसाधन हैं और सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं लोगों तक, वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं जिन छोटा परिवार जिनमें है उनमें आवश्यकता और एक बड़ा परिवार है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में अंतर होता ही है। एक जितनी दोनों की इनकम है तो जो छोटा परिवार है उनमें बचत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, नए संसाधनों को काम में लेंगे। और उतनी इनकम वाला बड़े परिवार है तो उसमें दिक्कत होती है। तो यही देश हमारे देश के साथ में हो रहा है, बड़ा परिवार है हमारा और संसाधन कम पड़ते हैं उनके कारण से। तो इसके कारण से ये बहुत ज़रूरी है जनसंख्या विस्फोट को रोकना। विश्व के संदर्भ में देखें तो कह रहा है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, 2 अरब थी कब? 1900 में। केवल 100 साल में तिगुनी बढ़ गई, रॉकेटेड अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। ठीक है, 100 साल लगे, 100 साल में तिगुनी हो गई। फिर देखो केवल 11 साल में 1.2 बिलियन बढ़ गई, 2011 में बढ़कर 1.2 बिलियन होगी। 2021 में जनगणना
प्रस्तावित थी, लेकिन इस कोविड महामारी के कारण से अभी तक ये शुरू नहीं हुई। इसकी तैयारियां तो शुरू हो गई थी 2020 में ही, लेकिन कोविड महामारी के कारण से उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जनगणना हर 10 साल में होती है, तो इस 2021 में जनगणना करवाई जाएगी, तो थोड़ी लेट इस बार होंगे, आंकड़े लेट आएंगे, तो अब और पता चलेगा क्या है स्थिति। ठीक है, इसी प्रकार भारत में क्या हुआ, भारत में देखो कि आज़ादी के समय हमारी जनसंख्या जो थी वो लगभग 35 करोड़ थी। 350 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3,500 लाख मतलब 35 करोड़ थी। कब? 1947 में। 2000 में, सन 2000 में ये कितनी हो गई? 1 अरब हो गई, 65 करोड़ बढ़ गए लोग। 2011 में 1.2 बिलियन, 20 करोड़ बढ़ गए 10 सालों में, और अब जो 10 साल और गए उसमें और 20 करोड़ बढ़ गए होंगे। इसका लगभग 1.4 अरब यानी 1 अरब 40 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है। इसका कुछ कारण है जनसंख्या वृद्धि का, पूरे विश्व में ही बढ़ रही है, भारत में और है। ठीक है, कई जगह जनसंख्या घट रही है। आपने अब थोड़े दिन पहले ही प्रिंट मीडिया वगैरह में पढ़ा होगा कि चीन में 1 संतान की पॉलिसी को बंद कर दिया है। वहाँ पे जनसंख्या में गिरावट आने लग गई, युवाओं की लोगों की संख्या कम होने लग गई, वृद्ध लोग ज़्यादा होने लगे। तो वहाँ पे 1 संतान की पॉलिसी लागू थी, जहाँ भारत में जैसे कहते हैं 2 संतान की पॉलिसी है, वहाँ पे 1 संतान की है, तो उसको रद्द किया है। वो प्रोत्साहित कर रहे हैं ज़्यादा संतान पैदा करने के लिए। कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे स्थिति विपरीत है, वहाँ पे संतान उत्पन्न करने पर सरकार आर्थिक सहायता देती है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका कारण क्या है कि इतनी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, कि मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। क्यों? क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में विकास हुआ है। इतना विकास भी नहीं हुआ कि कोविड-19 को हम लोग सामना कर सकें। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, उस एक्सेप्शन को छोड़ दें, महामारी आई, नई प्रकार की बीमारी, जिसका किसी को कोई अता पता नहीं था कि कैसे इसका इलाज होगा, क्या है, अभी भी इलाज का जानकारी नहीं है। उस स्थिति को छोड़ दें तो जनरली चिकित्सा सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, उसके कारण से मृत्यु दर में कमी हुई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखो, MMR, ये सब फुल फॉर्म याद रखना है। MMR एक टीका भी है, ट्रिपल वैक्सीन है। सॉरी, MMR टीके का नाम है मीजल्स, मम्स, रूबियला। यहाँ पे है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर, जो माताओं की मृत्यु दर, संतान पैदा करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन सब में गिरावट आई है। एज वेल एज इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। और साथ ही साथ कि संतान उत्पन्न करने की आयु में कम लोगों का होना इसका एक संभावित कारण हो सकता है। किसका? कि जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ी? 3 कारण हो सकते हैं, 3-4 कारण। एक तो मृत्यु दर में कमी होना, मातृ मृत्यु दर में कमी होना, शिशु मृत्यु दर में कमी होना, साथ साथ संतान उत्पन्न करने वाली आयु वर्ग के लोगों का कम होना, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, भारत में जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें कुछ काबू पाई गई है। वो कितनी है? लेस देन 2%। भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2%। 2% को हम ये कह सकते हैं 20 प्रति 1000 कह सकते हैं। 2% मतलब 2 प्रति 100, प्रतिवर्ष 100 में से 2, और इसको प्रति 1000 करें तो 20 हो गया, 1 साल। A rate at which our population could increase rapidly, 2% को हम लोग देखते हैं 2% की दर से तो बढ़ रही है, लेकिन इस दर से भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है।
Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements. कि ये जो 2% की दर से जो बढ़ रही है, इसके कारण से बहुत चीज़ों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भारी कमी कर सकती है। स्कैरसिटी मतलब अभाव कर सकती है। किस चीज़ का? भोजन का, आश्रय का, कपड़ों का, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, इन क्षेत्रों में बहुत वृद्ध उन्नति की है भारत ने आज़ादी के बाद से, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से इनमें सब में कमी आ सकती है। ठीक है, और पिछले दिनों आप लोग देख रहे हैं जनसंख्या नीति पर भी चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति लागू की है और ऐसी मांग की जा रही है भारत सरकार से भी कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी देश में तरक्की संभव हो पाएगी, क्योंकि संसाधन तो उतनी है और उन संसाधनों का उपभोग करने वाले लोग गुणोत्तर क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण से ये मांग की जा रही है। फिर आगे हम लोग चल रहे हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए इन चीज़ों को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि छोटे परिवार अपनाएं। छोटे परिवार कैसे अपनाएंगे? विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करके। ठीक है, अब विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसा स्लोगन चलता है, हम दो हमारे दो। आजकल हम दो हमारे एक का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म भी हो गया। जो वैधानिक आयु है शादी की, उसको भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। लड़कियों में 18 वर्ष, लड़कों में 21 साल है। इसको भी बढ़ाने की मांग, ऐसा प्रस्ताव है, हो सकता है बढ़ जाए। और अब हम लोग बात करेंगे कि लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कुछ सामान्य रूप से काम में आने वाले गर्भ निरोधक साधनों पर चर्चा करेंगे। विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो कि अवांछित प्रेगनेंसीज को रोकती हैं। अब ये भी एक बार शायद बोर्ड एग्ज़ाम आया हुआ है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा हो, एक उपयुक्त गर्भ निरोधक कैसा हो। इस पर ये किस पर निर्भर करता है? ये 2-3 पॉइंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था शायद। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो उपयोग करता है उसको उपयोग करने वाले के लिए आरामदायक हो, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, इफ़ेक्टिव प्रभावशाली हो, एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, और जिसका न्यूनतम या बिल्कुल भी नहीं साइड इफ़ेक्ट हो, किसी प्रकार का कोई शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो, यदि पड़ता है तो बहुत न्यूनतम मात्रा में पड़ता हो ऐसे। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हैं। इनको कई श्रेणियों में बांटे गए हैं, ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी? पहली तो ये पढ़ेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरी बैरियर्स या रोध, ठीक है, प्राकृतिक या पारंपरिक मेथड, दूसरा रोध या बैरियर, तीसरा आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये सब फुल फॉर्म याद रखने, आईयूडीज महत्वपूर्ण है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गोलियां ली जाती है, इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस या शरीर के अंदर स्थापित करना, कोई इम्प्लांट्स हो गए शरीर के अंदर स्थापित करना, और सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा। तो इतनी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अब बारी बारी से। सबसे पहले आया नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड। प्राकृतिक मेथड में अपने 3 चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक, ठीक है, इसका पहला, ये दूसरा, फर्स्ट का सेकंड, और ये फर्स्ट का थर्ड। बारी बारी चले। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब हो गया कि एक निश्चित अवधि, जैसे हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक वीडियो भी हमने अपलोड किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक पर।
तो उसमें हमने देखा था कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है महिलाओं में, आर्तव चक्र के ठीक बीच में 14th डे ओव्यूलेशन होता है, और ये माने कि इसके 4-5 दिन पहले 4-5 दिन बाद, यानी 10वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक अंडोत्सर्ग होने की पूरी संभावना होती है। तो इन एक सप्ताह की जो अवधि हो गई 10 से लेकर 17वें दिन तक, इस दौरान यदि यौन संपर्क दंपति आपस में स्थापित न करें तो उनमें संतान मतलब उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना कम रहती है। तो ये इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, कब 10वें से लेकर 17वें दिन तक यौन संपर्क आपस में स्थापित नहीं करें। दूसरा विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स, इसमें एक दूसरा तरीका है जिसमें जो मेल पार्टनर जो है, पुरुष जो है, वो अपने वीर्य को उस अपने महिला पार्टनर के शरीर के अंदर न त्याग कर शरीर से बाहर त्याग देता है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया इसका ये माना जाता है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद वो जब तक बच्चे को दुग्धपान करवाती है, स्तनपान करवाती है, जब तक बच्चे को स्तनपान करवाती है तब तक उसमें नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि सभी महिलाओं में ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। तो संतान पैदा होने के कुछ महीनों तक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक प्रारंभ नहीं हो, उस अवधि में यदि यौन संपर्क स्थापित किया जाए तो प्रेगनेंसी की संभावना न्यून बनी रहती है, ठीक है, लेकिन ये कुछ महीनों तक ही प्रभावी है। अब इसमें इस जो नेचुरल मेथड है उसके साथ में कुछ दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे आती है दिक्कतें, कमियाँ की इस प्राकृतिक में। हावेवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। वो उसकी बात हो रही है लैक्टेशनल एमिनोरिया की। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दीज मेथड्स। इन तीनों में किसी प्रकार की ना तो दवाई काम में ली जा रही है ना कोई यंत्र काम में लिया जाता है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट तो इसका नहीं होता। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। इन मेथड्स की असफल होने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। तो 3वीं प्राकृतिक में पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के मध्य में यौन संपर्क स्थापित नहीं करना। दूसरा विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स में जो पुरुष है वो महिला साथी के शरीर के अंदर वीर्य ने त्याग कर शरीर से बाहर वीर्य त्यागता है। तीसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया, जब तक माता अपने शिशु को स्तनपान करवाती है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, उस दौरान ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहता है, उस दौरान यौन संपर्क स्थापित करने पर संतान उत्पन्न होने की संभावना कम रहती है। अब चलते हैं दूसरे पर, बैरियर पर। बैरियर ये सेकंड, बैरियर में कई सारे आएंगे। सबसे पहला ये दूसरा डायफ्राम्स, तीसरा सर्वाइकल कैप्स, चौथा वॉल्ट्स। ये चारों जो है, चाहे कंडोम हो, चाहे डायग्राम हो, सर्वाइकल कैप हो या वॉल्ट्स हो, ये चारों ही शुक्राणुओं को अंडाणुओं को संपर्क करने के बीच में बाधा उत्पन्न करवाते हैं, बीच में रोक देते हैं, ठीक है। कोई आवरण होता है जिसकी सहायता से वीर्य पहुंच नहीं पाता या स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ये बैरियर रोध। उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कॉन्डम्स है, फिर डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्स है और वॉल्ट्स है, ये भी काम में लिए जाते हैं। ये तीनों ही महिला के शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सर्विक्स है उसके ऊपर आवरण के रूप में लगाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। अब आगे चलते हैं अपन तीसरा। तीसरे का ये एक चित्र है, कॉपर टी, इससे संबंधित है CUT लिखा है ना, CU कॉपर के लिए। अब ये फुल फॉर्म भी अपने याद रखना है। क्या IUDs, ये नंबर 3 है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर या अंत है, यूट्राइन मतलब गर्भाशय के अंदर स्थापित होने वाली यंत्र।
डिवाइसेस, उपकरण, ऐसे साधन जो गर्भाशय के अंदर स्थापित किए जाते हैं, गर्भाशय के अंदर। तो ये स्थापित कौन करेंगे? विशेषज्ञ डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स जो हैं, जो ट्रेंड नर्स या डॉक्टर है वो ऐसा करते हैं उनकी सलाह पर। ठीक है। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs. अब ये कही है देखो, non-medicated IUDs में कौन है? एग्जाम्पल है लिपेस लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs में है कॉपर टी, CUT लिखा है, कट नहीं होकर कॉपर टी है ये, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इनमें से कोई ना कोई हिंदी एडिशन में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, इन तीनों में से कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 हिंदी एडिशन में इनमें से किसी में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड IUD का उदाहरण क्या हुआ? लिपेस लूप। कॉपर रिलीज करने वाला IUD का उदाहरण क्या हुआ? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीज करने वाले IUD का एग्जाम्पल क्या हुआ? प्रोगेस्टेड और LNG20 है ना, प्रोगेस्टेड और LNG20। तो इनमें कौन कौन से वे? इनमें पहला नॉन मेडिकेटेड IUDs, दूसरा कॉपर रिलेटेड IUDs, तीसरा हार्मोन रिलेटेड IUDs। 3 प्रकार के हो गए। अब ये तीनों प्रकार के IUDs करते कैसे हैं? किस प्रकार से गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं? ये क्या करते हैं? शुक्राणुओं के भक्षाण्विक क्रिया को प्रेरित करते हैं। शरीर में फैगोसाइट्स होते हैं, वो शुक्राणु का भक्षण कर लेते हैं इनकी प्रेरणा से। फिर जो कॉपर रिलीज करने वाले कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 जो हैं, ये क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और कॉपर आयन क्या करते हैं कि ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, और शुक्राणुओं की निषेचन करने की योग्यता को सीमित कर देते हैं। निषेचन करने की योग्यता को सीमित कर देते हैं, दबा देते हैं, संदमित कर देते हैं। हार्मोन रिलीज करने वाले IUD क्या करते हैं? एक्स्ट्रा काम और करते हैं। ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं, अयोग्य कर देते हैं। गर्भाशय को अनुपयुक्त कर देते हैं, किसके लिए? रोपण के लिए। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल और टू द स्पर्म्स, और जो गर्भाशय ग्रीवा है वो शुक्राणुओं को रोक लेती है। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन, की जो प्रेगनेंसी में विलंब करना चाहती है या बच्चों में अंतर रखना चाहती है, उनके लिए आइडियल है, ये उपयुक्त है। लेकिन प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह से ही और डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक स्वीकार्य और बहुत ज़्यादा मात्रा में काम में लेने वाला ये एक गर्भ निरोधक साधन है, ये IUDs, विशेषकर कॉपर टी। अब आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुख से ली जाने वाली गोलियों की बात हो रही है, पिल्स की बात हो रही है। ये आ गया अपना अगला टॉपिक, पिल्स बोलते हैं इनको। जो गोलियां होती है, जैसे एक सहेली नाम हमने सुना अभी थोड़ी देर पहले, CDRI, उसका नाम फिर से आएगा। तो उन गोलियों में क्या होता है? प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, या सिर्फ प्रोजेस्टोजन होता है? प्रोजेस्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्ट्रोन ने होकर प्रोजेस्टोजेंस, कि या तो इन गर्भ निरोधक गोलियों में सिर्फ प्रोजेस्टोजन होता है या प्रोजेस्टोजन के साथ में एस्ट्रोजन होता है। इनका उपयोग किया जाता है महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक साधनों के रूप में। ठीक है। और दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, गोलियों के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए इनको पिल्स भी बोला जाता है। अब ये सामान्यतः जो पिल्स आती है ये 21 दिन तक लगातार लिया जाता है। 21 दिन कहाँ से गिनेंगे कि कोई भी
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है उसके पहले 5 दिन में से किसी भी दिन से शुरू करके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन जब होता है, तब 5 दिनों तक शरीर से रक्तस्राव होता है। तो उनमें से किसी भी एक दिन प्रारंभ करके लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। फिर 7 दिन नहीं लेते हैं, 7 दिन नहीं लेते हैं जब तक नया मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ नहीं हो, और नया जब मेंस्ट्रुएशन जब प्रारंभ हो जाता है तब फिर से ऐसे ही 21 दिनों तक लगातार ली जाती है। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन गोलियों के, है ना। और एक सहेली गोली की चर्चा हमने की थी, आगे फिर से आएगा कि वो सहेली गोली सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाती है, वंस अ वीक पिल। वंस अ वीक पिल, उसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स है। किसमें? इस सहेली में द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टीरॉयडियल प्रिपरेशन। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, स्टीरॉयड नहीं है उसमें, और केवल सप्ताह में एक बार ली जाती है। अब आता है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। कि शरीर के अंदर ये जो गर्भ निरोधक गोलियों में जो औषधि है, कौन सी? प्रोजेस्टेरोन, या प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्रोजन, इनके इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। इनके इम्प्लांट्स भी आते हैं। इम्प्लांट्स मतलब शरीर के नीचे उनको स्थापित कर दिया जाता है। ये है जैसे शरीर के नीचे, त्वचा के नीचे स्थापित कर दिया जाता है, और इनसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो औषधि खून में जाती रहती है। ठीक है, तो ये इम्प्लांट्स। फिर हम लोग चलते हैं परमानेंट रूप से बंदियाकरण जिसको बोलते हैं, नसबंदी जिसको बोलते हैं, नसबंदी जिनको बोलते हैं हिंदी में बंदियाकरण भी बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। तो दो है, पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी, और महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी वेसेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी में क्या करते हैं? वास डिफरेंस को बांध कर काट दिया जाता है, दोनों तरफ की वास डिफरेंस को बांध कर काट दिया जाता है। और महिला नसबंदी जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, उसमें फेलोपियन ट्यूब को बांध कर काट दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स टाइड एंड कट। ठीक है, इसके कारण से ये ओवेरी से अंडाणु तो आएगा लेकिन वो आगे नहीं जा पाएगा। इसके कारण से वृष्ण से शुक्राणु तो आएंगे लेकिन वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये परमानेंट नसबंदी जिसको कहते हैं, और इसका अलग अलग कैंप लगते हैं, इस प्रोत्साहन भी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस सर्जरी के द्वारा ये हो गया, लेकिन वो परमानेंट हुआ है। अब कौन सा गर्भ निरोधक साधन काम में लिया जाए, उसका कैसे किस प्रकार से काम में लिया जाए, ये सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर के साथ में, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशंस के साथ में। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. ठीक है, in fact they are practiced against a natural reproductive event that is conception या pregnancy। तो ये गर्भ निरोधक जो साधन है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक जो प्रक्रिया है जनन की, उसमें एक प्रकार से उसके विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो ज़्यादा ये इसमें कोई विशेष आगे चर्चा नहीं है। यहाँ तक एक और हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर आज के इस वीडियो का समापन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है MTP। सर इस अगले वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे। हम 3 टॉपिक बच गए इसमें। एक तो MTP बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एक STIs जिसको हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या बीमारियां कहें तो डीज हो जाएगा, डिजीजेस, यौन संचरित संक्रमण, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। और एक बहुत छोटे छोटे इसमें आएगा इनफर्टिलिटी में, जो बंध्याकरण को दूर करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। देखो फुल फॉर्म बहुत आएंगे, IVF जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर देखो ZIFT ZIFT, एक आएगा गिफ्ट GIFT, है ना।
जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI, बहुत सारे हैं, IVF, IUT, IVF, एक IVF का एक और दूसरा नाम इन विवो फर्टिलाइजेशन भी, ये IVF, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी टॉपिक इसमें आएगा। AI यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोबाइल का आजकल कैमरा आता है उसमें लिखा होता है AI है ना, AI शब्द में लिखा होता है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तब जाके ये टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, धन्यवाद।